जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की भूगोल एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जाकर ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भूपर्पट्टी के विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? हम प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। कुछ भूकंप भयानक हादसे कुछ भूकंप के जो भयानक हादसे उनको देख लेते हैं हम लोग। जो भारत में हुआ है, जो 15 जनवरी 1934 में एक भूकंप आया था। कहाँ पर? दरभंगा, बिहार में। कहाँ पर? 1934 में बिहार में भयानक भूकंप था। फिर उसके बाद सितंबर 1993 में कहाँ था? लातूर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? लातूर, महाराष्ट्र में आया था। फिर जनवरी 2001 में कच्छ एवं भुज, गुजरात में आया था। कब? जनवरी 2001 में। फिर आया था मार्च 2011 में जापान के उत्तरी पूर्वी तट पर। कहाँ पर आया था? ये जापान के पूर्वी तट पर आया था। फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं हम लोग। 1934 में कहाँ आया तो बिहार में आया था। 1993 में कहाँ आया था? लातूर, महाराष्ट्र में। और 2001 में कच्छ एवं भुज, गुजरात में। और 2011 में जापान के उत्तरी पूर्वी तट पर आया था। फिर हम पढ़ेंगे भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं। किससे मापते हैं? भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं। जबकि रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। रिएक्टर पैमाना क्या है? तो भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो रिएक्टर पैमाना है। जबकि इसकी तीव्रता किससे मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। फिर हम देखते हैं कि बिहार के भूकंप क्षेत्र, तो बिहार के भूकंप क्षेत्र में कितने भागों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया। कौन कौन? तो भूकंप क्षेत्र 3, भूकंप क्षेत्र 4, भूकंप क्षेत्र 5। और भारत को कुल कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, जबकि बिहार को 3। देखिए यहाँ पे है। चलिए हम देखते हैं बिहार वाला। सबसे पहले जानेंगे हम लोग भूकंप क्षेत्र 3। इसमें कौन कौन आता है? इसमें बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल एवं गया। ये कौन कौन आता है? तो बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल, ये सब गया। ये कौन भूकंप क्षेत्र? ये 3 में जिले आते हैं। फिर भूकंप क्षेत्र 4 में कौन कौन आते हैं? तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका एवं खगड़िया। ये किसमें आते हैं? तो भूकंप क्षेत्र 4 में आते हैं। फिर हम देखते हैं भूकंप क्षेत्र 5। इसमें कौन कौन आते हैं? तो इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज और दरभंगा। ये किसमें आते हैं? भूकंप क्षेत्र 5 में आते हैं। इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? तो जो कोसी क्षेत्र है वो भूकंप क्षेत्र किस में आता है? तो 5 में आता है। जैसे सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, सब कोसी क्षेत्र है। तो ये सबसे अत्यधिक जोखिम वाला कौन है? तो भूकंप क्षेत्र 5 है। इसको याद करेंगे और भूकंप क्षेत्र 3 में याद करेंगे। इसको छोड़ देंगे 4 वालों को, दोनों याद करेंगे। उसके बाकी कौन होगा? भूकंप क्षेत्र 4 में आ जाएगा। तो भूकंप क्षेत्र 3 वाला कैसे? जो बिहार के जो पश्चिमी साइड में जो जिले हैं पटना के इधर बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और सब क्या हो जाए? भूकंप क्षेत्र 3 में। और जो कोसी क्षेत्र है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, दरभंगा, भूकंप क्षेत्र 5 में आते हैं। जो भूकंप क्षेत्र 3 है ये मध्यम जोखिम वाला है। भूकंप क्षेत्र 4 है ये अधिक जोखिम वाला है। और सब भूकंप क्षेत्र 5 पे अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र है। फिर देखेंगे हम लोग कि भारत को कुल कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा गया? तो 4, बिहार को 3। हम लोग देख लिया अभी। मैग्मा क्या होता है? तो पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ चट्टानी पिघली अवस्था में होती है। क्या होती है? चट्टानी तो पिघली अवस्था में होती है। क्या कैसे? हम इसे मैग्मा कहेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग पृथ्वी के बल के, उसके हम देख लेंगे। एक आंतरिक बल होता है, एक बाह्य बल होता है। आंतरिक बल को दो प्रकार में बांटते हैं। कौन कौन? एक दीर्घकालिक भूस्खलन एवं लघुकालीन भूस्खलन। तो दीर्घकालीन भूस्खलन को महाद्वीपीय निर्मकारी बल एवं पर्वत निर्मकारी बल में बांटेंगे। अब लघुकालीन भूस्खलन को ज्वालामुखी, भूकंप या भूस्खलन क्षेत्र में बांटेंगे। फिर बाह्य बल को अनाच्छादन में बांटेंगे। अनाच्छादन को 2 भागों में ऋतुक्षय एवं प्रवर्धन क्षेत्र में बांटेंगे। फिर हम देखेंगे कि पर्वत किसे कहते हैं? तो जिसकी ऊंचाई कम से कम क्या होती है? 900 मीटर हो एवं जिसका क्षेत्र शिखर क्षेत्र क्या हो? संकुचित हो। मतलब जिसका ऊंचाई कम से कम कितना? 900 मीटर हो
और जिसका शिखर क्या क्षेत्र संकुचित, उसे क्या कहेंगे हम, पर्वत कहेंगे। तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, हम देख लेते हैं पर्वत के प्रकार। तो पर्वत के प्रकार, पहला पर्वत है वालित पर्वत या मलदार पर्वत। तो दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे क्या कहेगा, उसे संपीड़न बल कहा जाता है। इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है। किसे, वालित पर्वत या मलदार पर्वत को, जिससे वालित या मलदार पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालयम रॉकी पर्वत। फिर से इसके बढ़ते हैं, मतलब दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है, जब एक ही केंद्र पर बल लगता है उसे संपीड़न बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संपीड़न बल कहा जाता है। इससे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है। किसको, वालित या मलदार पर्वत को कहा जाता है, जिससे वालित या मलदार पर्वत बनते हैं। इसे पूछेगा कि हिमालय किस पर्वत को उदाहरण है, तो वालित पर्वत को उदाहरण है। रॉकी किसका पर्वत उदाहरण है, तो मलदार पर्वत या वालित पर्वत को उदाहरण है। रॉकी कहाँ पड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है रॉकी चोटी। फिर पढ़ेंगे हम लोग दूसरा भ्रंशोत्तक या ब्लॉक पर्वत। ये क्या होता है, जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। क्या होता है, ऊपर उठा रह जाता है। क्या होता है, जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है, उसे क्या कहते हैं, भ्रंशोत्तक या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। एग्जाम्पल, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। क्या है, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पड़ता है, तो जर्मनी में पड़ता है। एवं भारत का सतपुड़ा पर्वत किसके उदाहरण है, तो भ्रंशोत्तक या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। फिर हम लोग तीसरा ज्वालामुखी या संचन पर्वत। ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं। क्या होते हैं, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, अन्य पदार्थ तो ठंडा होकर क्या होता है, जम जाते हैं एवं ये पर्वत का रूप ले लेते हैं, जम जाते हैं और पर्वत का रूप ले लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी या संचन पर्वत कहते हैं। जैसे जापान का फ्यूजियामा क्या ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। अफ्रीका का किलिमंजारो, इटली का वेसुवियस, ये सब क्या है, ज्वालामुखीय संचन पर्वत के उदाहरण है। फिर हम पढ़ेंगे अवशिष्ट पर्वत। अपरदन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जो अपरदन होता है उसके द्वारा क्या होता है, पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं, उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे अरावली पर्वत किसका उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और परासनाथ की पहाड़ी किसके पर्वत का उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये अब अरावली के पर्वत की कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ेगा आपका राजस्थान में, जिसकी उच्चतम चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। परासनाथ की पहाड़ी कहाँ पड़ेगी, झारखंड पड़ेगी। फिर पढ़ेंगे हम लोग भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है, उत्केंद्र या भूकंप केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्केंद्र या भूकंप केंद्र कहलाता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्या है, कैसे उदाहरण, ये लावा निर्मित पठार है, कौन, दक्कन का पठार। और ये प्राचीन पठार है, कौन, दक्कन का पठार। ये भारत का मैप हो गया, यहाँ से क्या ये सब दक्कन का सब पठार यहाँ पर पड़ेगा, सब साउथ क्षेत्र में। फिर पढ़ेंगे हम लोग शब्द उत्पत्ति। जैसे एंडो अंत में एंडो अंता प्लस जेनिक क्या बने, एंडोजेनिक बनेगा। एंडो का अर्थ क्या होता है, अंता, एक्सो का अर्थ क्या होता है, बाहर। तो एक्सो प्लस जेनिक क्या हो जाएगा, एक्सोजेनिक। एंडो प्लस जेनिक तो क्या हो जाएगा, एंडोजेनिक। फिर पढ़ेंगे हम लोग कुछ प्रमुख जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात ये कहाँ पड़ता है, तो वेनेजुएला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है एंजिल जलप्रपात, तो वेनेजुएला में पड़ता है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन, एंजिल जलप्रपात। फिर पढ़ेंगे नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पड़ेगा, तो ये कनाडा एवं यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ अमेरिका की सीमा पर पड़ेगा, कौन, नियाग्रा जलप्रपात, कनाडा यूएसए की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात। फिर पढ़ेंगे विक्टोरिया जलप्रपात, ये जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर पड़ेगा, कौन, विक्टोरिया जलप्रपात। तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, कराकस, कनाडा का ओटावा, यूएसए के वाशिंगटन डीसी, जाम्बिया के लुसाका, जिम्बाब्वे के हरारे। हम लोग देख लिए। फिर पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 4 में चलेंगे। वायुमंडल में गैसों का वितरण एकदम एक्यूरेट मान है। नाइट्रोजन में 78.0.3%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.94%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एवं हाइड्रोजन हीलियम ओजोन कितना 0.01%। टोटल कितना हो गया 100%। इसको लगभग लेते हैं 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को ले लेंगे लगभग 21%, आर्गन के 0.94, CO2 को 0.03%, हाइड्रोजन हीलियम ओजोन 0.01%। ये सब पक्का क्वेश्चन है। इस आज वाला क्लास से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा। चलो मैं देते हैं। फिर वायुमंडल छाना पत्र का कार्य करता है। वायुमंडल छाना पत्र का कार्य करता है
यह सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को छानकर पृथ्वी पर भेजता है। कौन? वायुमंडल। फिर पढ़ेंगे संघनन क्या होता है। संघनन वह प्रक्रिया जिससे जलवाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होता है जिनसे बाद में वर्षण होती है। संघनन क्या होता है? मतलब ये आपका हो गया गैस से सीधे द्रव में परिवर्तन की संघनन कहलाता है, जिससे जलवाष्प सूक्ष्म कणों से वाष्प क्या एकत्रित हो जाता है जिससे बाद में वर्षण में द्रव रूप धारण कर लेता है, उसका नाम संघनन कहेंगे। बहुत से लोग क्या करेंगे, वीडियो को शुरू में थोड़ा मिनट 1-2 मिनट देख रहे हैं, उसके बाद वीडियो नहीं देख रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, इससे क्या होगा फायदा, आपको सुनने से क्वेश्चन क्या होगा, याद होगा। ज़्यादा क्वेश्चन सुनेगा तो याद होगा, मन में घूमते रहेगा, तो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आप सही लगा दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन फिर कन्फ्यूज हो जाए क्वेश्चन। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत लोग गलती कर रहे हैं। इसको इजी में लीजिएगा तो बाद थोड़ा लाइफ में बिजी हो जाएगा, इसे इतना इजी मत लीजिए क्लास को, बहुत मेहनत लग रहा बनाने में। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता के कारण होती है। किसमें होती है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता के कारण होती है भूमंडलीय तापमान में वृद्धि। फिर ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस नहीं नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड तो आसानी में गैस हो जाएगी। मीथेन हो गया, वाष्प हो गया, ओजोन हो गया, ऐसा क्या ग्रीन हाउस गैस। फिर से देखते कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वाष्प एवं ओजोन। इसको ऐसे भी कर सकते हैं CO2, CH4, N2O, CFC12, HFC23, SF6 NF3। इसको देखते हैं एक बार, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CH4, मीथेन, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नहीं करे, ये हंसाने वाली गैस है NO2, यहाँ पर N2O क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, जबकि NO2 हंसाने वाली गैस है। फिर उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12, इसके फ्यूजन 12 भी कहते हैं। हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन 23 एवं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड 6 एवं नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। पूछा गया इनमें कौन से ग्रीन हाउस गैस है, या ऑप्शन दे देगा, इस तीन दे देगा, बाहरी दे देगा। फिर पूछिए इनमें कौन सा ग्रीन हाउस नहीं है, 3 ये रहेगा बाहरी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो, ये भी कम ग्रीन हाउस के बारे में पूछता है बहुत क्वेश्चन। फिर पढ़ेंगे इससे तापमान में क्या होता है? वृद्धि होती है ग्रीन हाउस गैस से। एवं सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है ग्रीन हाउस गैस। सब्जी के उत्पादन के लिए कौन उपयोगी होता है? तो ग्रीन हाउस गैस उपयोगी होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे हम लोग। वायुमंडल की संरचना में सबसे पहला क्या होता है? तो सबसे पहला होता है क्षोभमंडल, उसके बाद दूसरा का समताप मंडल, तीसरा का मध्य मंडल, चौथा का आयन या बाह्यमंडल उष्णमंडल, पांचवा होता है बहिर्मंडल। पहला क्षोभमंडल, दूसरा का समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, तीसरा चौथा जगह आयन या बाह्य उष्णमंडल, पांचवा बहिर्मंडल। क्षोभमंडल को क्या इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर, इसका इंग्लिश में क्या ट्रोपोस्फियर ऐसे पूछ सकता है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल के मीन मंडल, और फिर आयन मंडल को ओजोनोस्फियर, फिर आयनोस्फीयर, और बहिर्मंडल को मिसोस्फीयर। ये ट्रोपोस्फीयर बहुत पूछता है, छोटा ऑप्शन नहीं देखा, ट्रोपोस्फीयर दे देता है। देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका उत्तरी ध्रुव, ये क्या होगा? उत्तरी ध्रुव। ये हो गया विषुवत रेखा, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट हो गया, यहाँ से 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर, यहाँ से लेकर फिर 50 किलोमीटर किसके यहाँ क्षोभमंडल हो गया, यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर तक क्षोभमंडल होता है। फिर 50 किलोमीटर तक यहाँ से समताप मंडल, 50 से 80 मध्य मंडल, 80 से क्या होता है 80 से लेकर 400 कौन होता है आयन मंडल, और 400 से लेकर 1000 तक कौन होता है बहिर्मंडल। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल्स बारे में लोग। क्षोभमंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कौन? क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है एवं यह सबसे महत्वपूर्ण परत है। कौन? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है एवं सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। इसमें मौसमी संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा, गरज, आंधी, तूफान, कोहरा, ओलावर्षण आदि इसमें होती है। किसमें? क्षोभमंडल में। बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है इसमें से। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। फिर विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी लंबवत विस्तार अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। इसकी देखें ये ट्रिक क्या है, विषुवतीय बड़ा है तो लंबवत इसका क्या होगा? अधिक होगी। जब ध्रुवीय का होगा, ध्रुवीय छोटा है तो 1, 2, 3 है, हमारे क्षेत्र में कम होगी, या तो विषुवतीय क्षेत्र में ज़्यादा, और जबकि ध्रुवीय में कम हो इसकी लंबाई होगी। फिर हम पढ़ेंगे कि यहाँ जलवाष्प एवं धूल का, जलवाष्प में धूल का अधिकता से मिलते हैं किसमें? क्षोभमंडल में। इसमें जलवाष्प धूल का ज़्यादा मिलते हैं, आंधी तूफान चलता रहता है ना, इसीलिए। इस मंडल में जैसे जैसे ऊपर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान क्या होता है? तापमान
कम होता जाता है। क्या तापमान तो ऊपर जैसे ऊपर जाएंगे तापमान क्या हो जाएगा, कम होता जाता है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभमंडल जो ऊपरी सीमा होती है तो उसे क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, समताप मंडल होता है। किसके, क्षोभमंडल की ऊपर के, क्षोभमंडल के ऊपर क्या होता है, समताप मंडल। देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, क्षोभमंडल के ऊपर क्या है, समताप मंडल है। सबसे निचली परत है ना, सबसे महत्वपूर्ण परत है क्षोभमंडल, सबसे ऊपर क्या होता है, समताप मंडल है। उसके ऊपर मध्यमंडल है, उसके ऊपर आयन वायुमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल है। यहाँ पर जो सीमा होगी क्या हो जाएगी, क्षोभ सीमा हो जाएगी। फिर पढ़ेंगे दूसरा हम लोग सप्ताह मंडल। इस मंडल का फैलाव करीब 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है। किसका, सप्ताह मंडल। समताप मंडल का फैलाव करीब कितना है, 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान तेजी से बढ़ता है। किसमें, समताप मंडल में। यह मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए उपयुक्त है। कौन, सप्ताह मंडल। पूछता है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन मंडल प्रयुक्त है, तो सप्ताह मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। फिर पढ़ेंगे इस मंडल में ओजोन गैस की परतें होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें गैसों को हमारी रक्षा करती है। कौन, सप्ताह मंडल। इसमें क्या होती है, ओजोन गैस की परत। पूछता है ओजोन गैस की परत किस में होती है, तो समताप मंडल में होती है। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या होता है, यह सप्ताप मंडल की एक ठीक ऊपर वाली परत है। कौन, मध्यमंडल। सप्ताप मंडल ठीक ऊपर परत क्या है, मध्यमंडल है। यह अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंडों से रक्षा करती है। कौन, मध्यमंडल। उल्का पिंड से कौन रक्षा करती है, तो मध्यमंडल करती है। इसकी ऊंचाई करीब कितना है, तो 80 किलोमीटर तक है। किसका, मध्यमंडल का। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, डिक्रीज यानी घटता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग आयन मंडल या वायुमंडल। चौथा, वायुमंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है। किसका, आयन मंडल ये का। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान की तीव्रता भी बढ़ता है। मतलब जब ऊंचाई बढ़ेगा जैसे तापमान भी बढ़ेगा। किसमें, आयन मंडल में। आयन मंडल में इस परत का एक भाग है। आयन मंडल का इस परत का एक भाग है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। किसमें, आयन मंडल में। क्या होता है, रेडियो तरंगे किसमें होती है, रेडियो तरंग संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। किसका, आयन मंडल। आयन मंडल क्या होता है, रेडियो तरंग के लिए उपयुक्त है। मध्यमंडल में उल्का पिंड भी होता है, उल्का पिंड उपयुक्त होता है। और सप्ताह मंडल में वायु के रही है। और क्षोभमंडल में मतलब जितना मौसमी संबंधी घटनाएं होती है सब इसमें होता है। फिर बहिर्मंडल में इसमें क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह छोड़ा जाते हैं। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। कौन, बहिर्मंडल। यह वायु की पतली परत है। कौन, बहिर्मंडल क्या, वायुमंडल की ये पतली परत है। और सबसे महत्वपूर्ण परत कौन है, तो क्षोभमंडल है। बहुत बढ़िया। और हल्की गैस है जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, यही से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। कहाँ से, बहिर्मंडल से ही। कौन, हल्की गैस है जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, यही से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। इस मंडल में कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। किसमें, बहिर्मंडल में। कृत्रिम उपग्रह किसमें छोड़े जाते हैं, तो बहिर्मंडल छोड़े जाते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है। क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है। जब जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो क्या सांस लेने में कठिनाई क्या होती है, तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा क्या कम होती जाती है। पहले कौन सा भाग गर्म होता है, तो वायुमंडल गर्म होता है। तापमान बढ़ने से समुद्र के जल स्तर में क्या होता है, वृद्धि हो रही है। फिर हम पढ़ेंगे पृथ्वी के सूर्य के ऊर्जा से मतलब कहने का मतलब पृथ्वी के सूर्य को जितना भी ऊर्जा उसका हम लोग कितना भाग प्रयोग करते हैं, द्वारावाह भाग हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर देखेंगे तापमान कौन मापता है, तापमान मापता है तापमापी। वायुदाब कौन मापता है, तो वायुदाब मापी मापता है। और पवन का दिशा कौन मापता है, तो वात दिग्दर्शी। कौन मापता है, वात मतलब पवन वाला, दिग्दर्शी में दिशा करना। पवन की दिशा वात दिग्दर्शी। वर्षा की मात्रा वर्षा मापी। फिर पढ़ेंगे आतपन के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं, आतपन कहते हैं। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है जिससे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या आतपन कहती है। फिर पढ़ेंगे हम तापमान को मापने की मानक इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस है। क्या है, तापमान की मापने की इकाई क्या है, तो डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार कौन किए थे, तो सेल्सियस ने, एंडर्स सेल्सियस ने किया था। किसका, तापमान के मापने के सेल्सियस का। इसी के नाम पर इनका नाम सेल्सियस कर दिया गया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जमता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है। चांद पर उगाए क्या, वायु नहीं है, मतलब हवा नहीं है। फिर पढ़ेंगे हम लोग पवन का नाम उसके आने के दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाले पवन की पश्चिमी क्या होते हैं, पश्चिम पवन कहते हैं। आज पूर्व से आएगा तो पूर्वा पवन हो जाएगा, दक्षिण है पवन दक्षिण हो गया। और उत्तर से आएगा तो उत्तरा पवन हो जाएगा।
जिस ओर से आएगा उसी देश का नाम रख देंगे। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु हमेशा क्या करते हैं, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। फिर पवन किसे कहते हैं, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं, हम लोग पवन कहेंगे। फिर पढ़ेंगे पवन मुक्ति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, अस्थायी पवन, मौसमी पवन एवं स्थानीय पवन। अस्थायी पवन, मौसमी पवन एवं स्थानीय पवन। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग अस्थायी पवन है। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन अस्थायी पवन है। क्या है, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन का अस्थायी पवन है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। कौन, अस्थायी पवन वर्ष भर चलती है। फिर मौसमी पवन के बारे में पढ़ेंगे। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। कौन, मौसमी पवन। मौसम मतलब मौसम में विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवन क्या, मौसमी पवन है। तो मौसमी पवन तो क्या मतलब, वर्षा होगा तब मौसमी पवन है, वर्षा नहीं तो मौसमी, ऐसा होगा। फिर पढ़ेंगे हम लोग स्थानीय पवन। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, मतलब किसी विशेष समय चलेगा चलती है। जैसे एग्जाम्पल, स्थल में समुद्री और समीर क्या है, स्थानीय पवन है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो गर्म में शुष्क दिन में जो स्थानीय पवन चलती है उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ये बहुत पूछता है, क्या कहते हैं, लू। कब चलता है, गर्मी एवं शुष्क दिन में स्थानीय पवन चलता है। जो हम लोग चलता है ना मार्च अप्रैल में, जो लू हवा चलता है उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्या, स्थानीय पवन का उदाहरण है। फिर पढ़ेंगे अक्टूबर 1999 में भारत के पूर्वी समुद्र तट स्थित उड़ीसा में क्या, बंगाल खाड़ी की ओर से महाचक्रवात आया था, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। फिर पढ़ेंगे वो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहता है, वर्षा कहलाता है। ये किस पूछता है कि वर्षा का जो छोटा बिंदु होता है किस कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण इसका छोटा बिंदु गोले का आकार होता है। वर्षण के दूसरे रूप हिम सहित वृष्टि तथा ओला है। क्या है, वृष्टि तथा ओला है। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। कौन कहते हैं, संवहनीय, पर्वतीय, चक्रवाती वर्षा होती है। अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।